हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, यहां पे आज हम लोग जो है आरआरबी रेलवे का जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल का परीक्षा 17 जनवरी 2019 को जो कंडक्ट शिफ्ट 1 का है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये सीरीज़ जो है लगातार चलने वाली है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो में सिर्फ मैं आपसे जीके और जीएस का ही पोर्शन पूरा डील करूँगा, ठीक है। बाकी और वीडियो भी आते रहेंगे, तो बस इसमें जो है जीके और जीएस के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। ऑप्शन दिया है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप। इसमें आपको बताना है सबसे कम भू क्षेत्र कौन सा है, यानी इसमें कॉन्टिनेंट जो है आपको बताना है। जो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं उसमें सबसे छोटा जो है महाद्वीप कौन सा है। तो आपको देखो यहाँ पे बताना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो होता है सबसे छोटा। अब यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ने ऐसा नहीं पूछा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, इसमें पूछ दिया गया सबसे कम भू क्षेत्र किसका है, तो वैसे ऑस्ट्रेलिया का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप जो होता है ऑस्ट्रेलिया होता है और सबसे बड़ा एशिया होता है। बस ये दोनों जानकारी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सातों महाद्वीपों के आप लोग नाम जो है जानते ही होंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार अंतर्गत आती है। तो सेकंड का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों ने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि होता है आपका 12 से लेके 35 तक, उसके बारे में ये पूछा है और पार्ट 3 में आता है। और हम लोगों ने इसको कहाँ से बोरो किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, कि ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है खजुराहो मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खजुराहो मंदिर। और खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, एमपी में, ठीक है। खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये कौन शासकों के द्वारा बनाया गया था, तो इस मंदिर का जो है निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था, ठीक है। इससे बस इतनी ही जानकारी आपको मिल पाएगी। नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए। कह रहे हैं कि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन दिया है परजीवी मिश्रण, गर्भ निरोधक मिश्रण, अत्यधिक यौगिक या समपार्श्विक मिश्रण। तो इसको क्या कहते हैं, समपार्श्विक मिश्रण, ठीक है। समपार्श्विक मिश्रण यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा, समपार्श्विक या समांगी मिश्रण, ठीक है। आप लोगों ने दो पढ़ा होगा, समांगी या विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। आप लोगों ने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा होगा। होमोजीनियस उसको कहते हैं जैसे कि आपने जो है कि नमक और पानी का जो है घोल, क्या उसमें आपको नमक दिखता है, नहीं दिखेगा, क्योंकि नमक और पानी जो है आपस में पूरा घुल जाते हैं। तो वो होते हैं समांगी मिश्रण, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जैसे आप लोगों ने पानी में तेल मिला दिया तो तेल आपको अलग दिखेगा, ठीक है। जैसे कि आपने मिट्टी में चीनी में बालू मिला दिया, ठीक है, सॉल्ट मिला दिया, तो वो देखो दोनों अलग अलग आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है कौन सा होमोजीनियस होता है कौन सा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जो है आपको दोनों पदार्थ अलग नहीं दिखेंगे और हेट्रोजीनियस में दोनों पदार्थ आपको अलग दिखेंगे, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फिफ्थ आपको मैं बता रहा हूँ और इसका क्या होगा, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो आपको बताना है कि जो भारत का अधिकांश भाग है वो किस मिट्टी से ढका है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, जंकी रॉकी मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत का लगभग अधिकांश भाग जो है जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। यह अत्यंत उपजाऊ होती है, ठीक है। और इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। लगभग 43% भाग पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यह मिट्टी जो है सतलुज, गंगा, यमुना
घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। और इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। तो किस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी में। और इसको किस अलग नाम से जाना जाता है? कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कबड्डी खेल से संबंधित है। तो कबड्डी खेल से आपको इसमें कौन सा जो है विकल्प सही बताना है। पहला ऑप्शन है AKFI, दूसरा है AIKF, तीसरा है फीफा और चौथा है BCCI। तो देखिए यहाँ ए और बी में कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ देखिए सेम है, बस जो है पैटर्न उसने चेंज कर दिया है। तो AKFI होता है, क्या होता है? AKFI। अब AKFI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये वाला बी वाला गलत है, ओनली ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट 7th जो है आप सभी लोग को पता होगा, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक में कौन कौन थे ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए आपसे ऐसे पूछ देगा कि आपको समझ ही में नहीं आ रहा होगा कि आणविक अखंड होता क्या है। तो इसलिए आपको इसका जो है इंग्लिश पार्ट जो है आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। आप लोग चेंज कर सकते हो, CBT पेपर आप लोगों को होगा तो उसमें आपको चेंज करने का बटन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आणविक अखंड जो ये किसको कह रहा है? तो जितने भी आपके इनर्ट गैसेज होते हैं, ठीक है उसको जो है आणविक अखंड बता रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, आर्गन हो गया। तो जो आर्गन है ना यही राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि आर्गन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप लोग को मैंने ट्रिक बताया था, जितने भी इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैसें होते हैं कि हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसके लिए आपके पास ट्रिक है हीना, नेहा और करीना, एक्सक्यूज मी रीना। ठीक है, तो आर्गन 18 होता है और इसके लास्ट सबसे पूरे फुलफिल 288। ठीक है, तो ये देखो 8 2 10 और 18 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो है 9, इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से कौन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री जो है क्रीक, यानी 10 डिग्री जो चैनल होता है वो क्या करता है? इनको जो है अलग करता है। ठीक है, और 8 डिग्री किसको करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा एस्टेरॉयड जो है अलग करता है? तो पाक जलडमरू। ठीक है, पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट जो है 10th क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कि क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है प्रोटोजुआ, कवक, वायरस या बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि क्षय रोग क्या है या टीबी एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को। ठीक है, और ये आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये फैलता कैसे है? खांसने या छींकने से। ठीक है, नेक्स्ट जो है 11th क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है? तो शामिल हो रही है या बढ़ता है या कोई परिणाम रही या संघर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, घर्षण के कारण जो है एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की गति जो है संघर्ष होती है। ठीक है, घर्षण जानते हो ना, जिधर चलते हो उसी का ये क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति विरोध करता है। घर्षण के दो प्रकार होते हैं, एक जो होता है स्टैटिक होता है, एक काइनेटिक होता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन में पूछ रहा है कोलेरू झील को त्रिकोण में पाई जाती हैं। तो कोलेरू झील के त्रिकोण में क्या पाई जाती हैं? तो गोदावरी और कृष्णा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 12th का, गोदावरी और कृष्णा जो है कोलेरू झील। अब कोलेरू झील किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, कृष्णा जो नदी होता है वो मीठे पानी का एक झील है, और जबकि कोलेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। बस इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आप लोग लीजिए। नेक्स्ट जो है
लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। तो इसमें 2 मनोनीत किए जाते थे, जो कि अब इसको भी हटा दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन है 104, यानी अगर बात किया जाए 104वां अमेंडमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधान में एंग्लो इंडियंस के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले जो था कि 2 जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। 14 देखिए, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल के भीतर ये जो है काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन, ठीक है। तो याद रखिएगा 14 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो है 15 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। अगर ये आप बायो पढ़ते होगे तो बहुत बार आपको पढ़ाया होगा कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार जो है किसने किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंथोनी वॉन लीवेनहॉक या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कोशिका के नाभिक की खोज जो है किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। 1665 में जो है कोशिका के नाभिक का इन्होंने खोज किया था और ये आपको याद रखना है। और साथ में जो और हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की, किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। और लीवेनहॉक और जो है प्रोटिस्ट ने बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है 16 आपको बताना है अशोक स्तंभ स्थित जो है कहाँ पे है। अशोक स्तंभ का सिंह जो है कहाँ पे है। ऑप्शन है सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र या मेहरौली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है सारनाथ में है, ठीक है। और सारनाथ पड़ता कहाँ है, वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। ऑप्शन ए दे रहा है पॉलिस्टर, नायलॉन, बैग या रेयान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेयान हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन कि कौन एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है, तो रेयान हो जाएगा। रेयान जो होता है पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादक प्राकृतिक रूप से मिलने वाले एक बहुलकों से किया जाता है और यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 18 ये जो है आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि ये करेंट अफेयर्स आपसे नहीं पूछा जाएगा 2016 का। 19 नंबर, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश के द्वार को कहा जाता है। ऑप्शन दिया गोपुर, घर, विमान या अंतरिक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोपुर। ये जो आगे का मंदिरों का पार्ट होता है ना, उसी के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए दक्षिण भारत मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम या गोपुर एक स्मारकी अट्टालिका होती है। यह प्राय शिल्प से सज्जित एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश से शोभामयान जो है होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में, सीएचएसएल में भी आपके साथ पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतत विकास। क्या हो जाएगा, सतत विकास, ठीक है। नेक्स्ट 21 जो है आपसे पूछ रहा है सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो सापेक्ष घनत्व है इसकी इकाई क्या होती है। तो इसकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सापेक्ष घनत्व जो है या आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है।
प्राय दूसरे पदार्थों का घनत्व जो है जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व इकाई रहित होती है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। घनत्व का मात्रक यहाँ पे आप देखिए निकाल सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। मास जो होता है किलोग्राम में और वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में। तो ये देखिए यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ये डेंसिटी का है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। 22 निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। तो कौन था अलाई दरवाज़ा का निर्माण करने वाला, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था गाइस, अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 22 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। बर्फ़ का आपसे गलनांक पूछ रहा है क्या होता है। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है बर्फ़ के लिए होता है, और उसी को जब आप केल्विन में चेंज कर दोगे तो उसमें 273 एग्जैक्ट जो होता है 273.15 केल्विन होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आप लोग देखते हो ना, बर्फ़ कब जो है गलना बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, तो यही होता है, ठीक है। 273.15 केल्विन होता है। गलनांक हुआ यानी तापमान जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस और द्रव में बदल देता है। जैसे बर्फ़ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वहीं केल्विन में 273 केल्विन होता है। एग्जैक्ट अगर बात करोगे तो 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है 24 निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो आपको बताना है कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा, यानी वर्ल्ड का पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है योसेमाइट फॉल्स, नूह का झरना, या भूरा झरना, या फिर एंजल फॉल्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का जो है, तो जो एंजल झरना होता है यानी एंजल फॉल्स जो होते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात है। और ये कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। इसकी कैपिटल जो होती है कराकस होती है, ठीक है। तो याद रखिए दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है, एंजल फॉल्स है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो वेनेजुएला में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में, सॉरी, ठीक है, साउथ अमेरिका में है। अगर बात किया जाएगा कुचिकल झरना, भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है, तो कुचिकल झरना है। और ये किस स्टेट में पाया जाता है, तो कर्नाटक स्टेट में पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछे जा रहा क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है। ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद जो है, और उसके बाद कठोपनिषद है, या उपनिवेशन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद में जो है सत्यमेव जयते वहाँ पे आदर्श वाक्य देखिए। सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है, और यह मूलतः जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। तो इसमें देखिए ये सुशील कुमार से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सुशील कुमार हमेशा जो है इससे आपको पता रहेगा कि वो किस खेल से जुड़े हैं। तो किससे जुड़े हैं, वो कुश्ती से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 27 पूछ रहे हैं नर्मदा नदी जो है किस स्थान से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है। तो 27 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा ये किधर से बहती है, पश्चिम की ओर जो है बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से बहती है। 28 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौ और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो दुनिया का पूछ रहा है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रहा है पिट्सबर्ग, मॉस्को,
ओंटारियो या लंदन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग। इसको जो है लौ और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो पिट्सबर्ग अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में जो है स्थित है, और पिट्सबर्ग शहर दुनिया की लौ और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बाकी आप लोग ये सारे राजधानी आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, मास्को जो है कहाँ की है? रूस की मास्को होती है। ओंटारियो जो है अमेरिका प्रांत की, और लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है, ठीक है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर शरावती है। शरावती कहाँ है? कर्नाटक राज्य में बहती है। तो ये भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, और इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है जोग जलप्रपात यानी गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ये दिया है, लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, और सी दे रहा है समान समुदाय के लोग समान हैं, या सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया, जो मौलिक अधिकार है ये 12 से लेकर 35 तक होता है, और इसको जो है हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया है? तो अमेरिका के संविधान से बोरो किया है। और इसमें जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक होता है ना, यही होता है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार। तो जो कानून के नज़र में सभी लोग क्या हैं? समान है, चाहे बड़े लोग हो चाहे छोटे लोग हो, ठीक है। अगर बड़े लोग भी चोरी करते हैं तो वही दंड मिलेगा, या फिर मिडिल क्लास या उस छोटा व्यक्ति भी कोई चोरी करता है तो उसको भी वही सज़ा का प्रावधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, क्योंकि कानून जो है समझ सभी लोग समान होते हैं, कानून के समक्ष सभी लोग क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन में आपको बताना है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। देखा है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका नरसिंह वर्मन सेकंड क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन सेकंड जो है इन्होंने महाबली में प्रसिद्ध समुद्र तट के निर्माण किया था। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण व महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राजा मल्ला के नाम से जाना जाता है, यह पल्लव शासक थे। इन्होंने 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया, जबकि महाबलीपुरम मामल्लापुरम के रथ के मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिकों, या केवल विशिष्ट समुदाय? तो आपको सभी को पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी भारतीय नागरिक को जो है दी गई है, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मैंने आपको बताया था उसमें जो है दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सभी भारतीय नागरिकों को जो है धार्मिक की स्वतंत्रता दी गई है। ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इसमें आर्टिकल जो है 25 से लेकर 28 तक के में मेंशन है। 33 में पूछ रहा है, लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है। ऑप्शन दे रहा है फेरिक ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, या पोटेशियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बिल्कुल फेरिक ऑक्साइड से जो है लाल मिट्टी का रंग लाल जो है होता है। पहली सार्वभौमिक परिषद कब जो है भरी गई थी? तो इसका आपको ऑप्शन बताना है। ये देखिए रटने वाला क्वेश्चन है। 1893 में जो है पहली सार्वभौमिक जो है परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? देखिए 35 का, तो इसका मतलब होता है कि दीर्घकालिक योजना। क्या होता है? दीर्घकालिक योजना। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का दीर्घकालिक योजना भी कहा जाता है, और लघु अवधि योजना जो है अल्प समय के लिए लगभग 1 वर्ष से कम होता है उसको लघु अवधि योजना कहते हैं। वार्षिक योजना किसे कहते हैं? वार्षिक का मतलब 1 साल के लिए होता है। आप लोगों ने सीआई और एसआई में बहुत जो है वार्षिक योजना देखा। स्लाइडिंग योजना जो होता है आवश्यकता अनुसार समय उद्देश्य बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 36 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, और इसका बताना है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो है
नर्तकी की काशी की प्रतिमा जो है पाई जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ये पाकिस्तान के सिंध के लरकाना ज़िले में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है शुक्र अपने अक्ष के कब तक घूमता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। किधर से किधर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट 38 धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन दे रहा है बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना। जहाँ पे ये एक धर्म का दे ये गलत हो जाएगा। पहले आप खुद ही बताओ, एक धर्म के बारे में, इंडिया तो यहाँ पे सेकुलरिज्म है, तो यहाँ एक धर्म को किसी को सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। सौंदर्यीकरण ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षित। क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है, सुरक्षित होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। राज्य का कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं होता है, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान व सभी धर्म के लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान करना आता है। राज्य न किसी धर्म को अपनाता है, न ही किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया। अब बताइए कौन से 3 वर्ड जो है आपके जोड़े गए थे प्रियम्बल में, यानी प्रस्तावना में, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में। तो 3 वर्ड वो कौन कौन से थे, तो समाजवाद थे, पंथ निरपेक्ष और अखंडता थे। ये 3 वर्ड जो है आपको याद रखना है। 39 में आपसे पूछ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। ऑप्शन दे रहा है सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 39 का डी ऑप्शन बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है। क्या होती है, सहभागिता होती है, पार्टनरशिप होती है, ठीक है। अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र साथ साथ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समाजवाद अर्थव्यवस्था बता दी, पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित व सरकार का नियंत्रण जो होता है उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो समाजी अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, जिस पर पूर्णतः जो है सरकार द्वारा संचालित और सरकार का कंट्रोल रहता है, उसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है और निजी व्यक्तियों का नियंत्रण ज़्यादा होता है, उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंस, आपको मैंने बता दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। नेक्स्ट जो है 40 क्वेश्चन में पूछ रहा है राज्य का राज्यपाल कौन है। ऑप्शन ए दे रहा है मंत्रिपरिषद होता है, संसद होता है, कैबिनेट होता है या संसदीय समिति। तो राज्य का राज्यपाल कौन है, कैबिनेट होता है, ठीक है। राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या दे रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर होता है। नेपाल में जो इसका अदर नेम क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसको नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई जो होती है 8,848 मीटर है। यह नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा की बात करो तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी होगी। और किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की कैपिटल क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। क्या डोडोमा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो योग के जो प्रकार है उसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रहा है कबूतर, टिड्डी, आधा लीली या मेंढक। तो आप लोगों ने अर्ध पद्मासन जो अगर देखा हो तो हाफ लोटस यानी आधा लीली होता है, ठीक है। लोटस जो यहाँ पे गलत है, अर्ध पद्मासन की स्थिति आधा लीली, ठीक है। आधा लीली आसन श्रेणी टांगों और टखनों को आसपास की मांसपेशियों को फैलाता है। यह योग शरीर और मन को क्या करता है, एकाग्र करता है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 43 यदि संसद अनुमोदन नहीं करती
तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 6 महीने और 6 सप्ताह। क्या हो सकता है? 6 महीने और 6 सप्ताह। ठीक है, तो अध्यादेश कब जारी किया, किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 123 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द संबंधित है। तो पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? मंदिरों से। वास्तुकला में पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की शैली है और इसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है जो 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ठीक है, जैसे कि द्रविड़ शैली, नायक शैली, नागर शैली। मंदिर निर्माण की अन्य शैलियाँ हैं, तो ये शैलियाँ भी आपको याद रखना है। वेसर शैली भी भारतीय मंदिरों में देखी जाती है, जैसे एहोल मंदिर हो गया, वेल्लूर मंदिर आदि हो गया। 45 में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आर्ट फिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है अजलान साकब से, किससे? अजलान साकब से जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक द्वारा स्वीकृत कलात्मक जिम्नास्टिक के लिए एक प्रतियोगिता श्रृंखला है। यह पहल जो है एक विशेष संदर्भ में की गई थी, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप हर 4 साल में होती है। ठीक है, तो विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय दीपा कर्माकर हैं। ठीक है, तो याद रखना कि ये किस संस्थान से संबंधित? अजलान साकब से। ठीक है, 46 में आपसे पूछ रहा है और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राज्य परिषद को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद। क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद, जी राज्य परिषद को कहा जाता है। सरकारी आयोग किससे संबंधित होता है? तो केंद्र और राज्य के। ठीक है, ये केंद्र और राज्य से रिलेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक मुद्रा की मुद्रा में मूल्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको विदेशी मुद्रा विनिमय दर का क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा विनिमय दर जो है कहा जाता है। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, वास्तव में किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य जानने के लिए उसे किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य में व्यक्त करना होता है, जो विनिमय दर के माध्यम से संभव है। तो ये याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा विनिमय दर हो जाएगा। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। तो राइडर कप जो है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो कबड्डी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए राइडर या रेडर शब्द जो है, राइडर और डिफेंडर, ये रेडर वही खिलाड़ी होते हैं जो विरोधी टीम के पाले में प्रवेश करते हैं और अधिक से अधिक विरोधियों को छूने की कोशिश करते हैं। तो राइडर दे या फिर रेडर दे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, कबड्डी से रिलेटेड है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान किसको समर्पित है? तो शंकर, यहाँ पे लिखा है महादेव मंदिर। महादेव मंदिर किससे रिलेटेड होता है? शंकर भगवान जी से होता है, जो मूलतः भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंदरिया महादेव का जो नामकरण हुआ था वो भगवान शिव के नाम पर, कंदर्पी के नाम पर रखा गया था। इसे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास भी कहा जाता है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, और ये जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला इस सेशन का, वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो क्या जो है नियंत्रित की जाती है? रिजर्व बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर बात किया जाए रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित कौन की जाती है? तो यहाँ पे रिजर्व बैंक। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन भी है यहाँ पे रीजनिंग। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा। ठीक है, तो इस सेशन में सिर्फ मैंने वादा किया है कि सिर्फ जो है आप लोग के लिए कांस्टेबल और एसआई के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर किए गए वो मैं पूरा डिटेल से बात करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।